पहला प्रश्न आपके सामने में है प्री मैच्योर बेबी के बारे में, यानी प्री मैच्योर, मैच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व, ठीक है ना, परिपक्व होता है। अब प्री लग गया तो मतलब पहले हो गया, मतलब मैच्योर होने से पहले ही जो बच्चा जन्म ले उसे प्री मैच्योर कहेंगे, ठीक है ना। प्री मैच्योर मैच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व। तो जो बच्चा परिपक्व नहीं होता है, परिपक्व से पहले ही जन्म आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो वही प्री मैच्योर हो जाएगा, यानी परिपक्व से पहले प्री मैच्योर, समझ गए ना। तो यही है प्री मैच्योर अपरिपक्व शिशु, इसी को अपरिपक्व कहते हैं और इसी को परिपक्वता पूर्व शिशु भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। इसके होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं ये होने के बाद, और उसमें क्या जटिलता होते हैं ये बताना है। मीन्स एक बच्चा जो एक समय निर्धारित किया जाता है कि बच्चा 9 महीने में होता है उसके आसपास, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो मैच्योर होने के बाद जो है मैच्योर होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं, उसे प्री मैच्योर कहते हैं। तो उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, उसमें क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे अगर वह प्री मैच्योर जन्म ले लिया है बच्चा, तो समझ गए। उसके बाद जो प्री मैच्योर बेबी होता है उसका जन्म के तुरंत बाद मतलब इमीडिएट केयर में हम लोग क्या क्या जो है देखभाल करेंगे, मतलब एक बच्चा जो जन्म ले उससे तुरंत बाद हम लोग क्या क्या चीज़ का देखभाल करेंगे। तो माय डियर, तुरंत बाद देखभाल मैं पढ़ा चुका हूँ, बच्चे का तुरंत बाद देखभाल मैं पढ़ाया हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्या चीज़ जहाँ पे मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चार्ट, अपगार स्कोर भी उसमें था, इंक्लूड था, हृदय के श्वसन था, ठीक है, त्वचा का देखभाल। तो जन्म के तुरंत बाद हम लोग देखभाल किए हैं, वो देखभाल, उसी देखभाल को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, तो जन्म के तुरंत बाद एक प्री मैच्योर बेबी के लिए देखभाल हो जाएगा। याद कीजिए कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे का जो है देखभाल को बताएं, ये हम पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए। फिलहाल एक बार और आ गया है तो इमीडिएट केयर में हम लोग प्री मैच्योर बेबी के लिए फिर से देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ओके ना। चलिए सबसे पहले आपके सामने में है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, तो चीज़ों को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे समझिए कि आखिर प्री मैच्योर इन्फेंट यानी अपरिपक्व जो है शिशु क्या होते हैं। अब यहाँ पे इन्फेंट क्यों दिया गया है, क्योंकि ये शिशु होते हैं, जन्म के जो बाद जन्म जो लेता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, शिशु ही कहेंगे, बच्चा नहीं कहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो अपरिपक्व जो शिशु होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिनीशन पहले आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो माय डियर बहुत आसान है, गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले यानी पूर्व में जन्म ले लेने वाले शिशु को अपरिपक्व शिशु कहते हैं। अच्छे से समझिए, एक महिला है, ठीक है, एक महिला है जिसके अंदर वह गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही है, ठीक है, उसके अंदर एक शिशु है, ठीक है, वो पल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो डेट होता है उस नॉर्मल डेट जो है कम से कम 37 सप्ताह के अगर बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह जो है मैच्योर में आता है। मतलब 37 सप्ताह के बाद अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तब तक वह बच्चा मैच्योर हो गया रहता है, ठीक है, उसमें मैच्योरिटी आ गई रहती है, उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो गया रहता है। लेकिन अपरिपक्व शिशु वह हो जाता है जो गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण नहीं हो पाता है और वह 37 सप्ताह से पहले ही पूर्व में ही वह जन्म ले लेता है, और इसी कंडीशन को हम लोग अमेच्योर मतलब इमेच्योर यानी प्री मैच्योर इन्फेंट कहते हैं। समझ गए चीज़ों को, या प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, समझ गए चीज़ों को। चलिए समान शिशु का जो जन्म का गर्भ अवस्था होता है वह 37 से लेकर 40 सप्ताह के बाद के जन्म को माना जाता है, यानी 37 सप्ताह के बाद और 40 सप्ताह के तक जो आपके समय होते हैं, अगर इसके बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह मैच्योर में माना जाता है, उसको कोई दिक्कत बहुत रेयर केस में होता है। बाकी अगर 37 सप्ताह से पहले अगर जन्म ले लेता है, पूर्ण होने से पहले अगर जन्म ले लेता है तो वह जो है प्री मैच्योर हो जाता है, ठीक है। अब माय डियर ये होने के क्या कारण हो सकते हैं, एक बच्चा जो समय से पहले ही जन्म ले लेता है, प्री मैच्योर हो जाता है, तो ऐसा आखिर होने के क्या रीजन हो सकते हैं। तो कारण में माय डियर इसका अभी तक कोई ज्ञात कारण नहीं है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाँ फलाने कारण के कारण जो है बच्चा जो है हो जाता है प्री मैच्योर। तो पहला तो है अनडिफाइंड है, मतलब अज्ञात कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण है गर्भस्थ शिशु से संबंधित विकार, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु जिसके कारण जो है वह खुद जो है प्री मैच्योर हो जाएगा, मतलब शिशु खुद कारण बनेगा प्री मैच्योर होने का जो गर्भ में पल रहा शिशु है, ठीक है। तो वही है गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारक, जैसे उसके अंदर कोई क्रोमोसोनल एबनॉर्मेलिटी होगा, मीन्स गुणसूत्रीय संबंधित कोई असमानता हो सकता है, या शारीरिक कुछ संरचना शारीरिक असमानता जो है उसके अंदर कारण बन सकता है कि वह जो है समय से पहले ही उसका जन्म हो सकता है। तो ये कारण बच्चे शिशु से संबंधित है। तीसरा कारण है माँ से संबंधित है, क्योंकि माँ बच्चे ही है, तो शिशु से संबंधित तो 2 ही कारण हो सकते हैं, ज़्यादा कारण होगा नहीं।
तीसरा जो कारण है माता से संबंधित है, और माता से संबंधित बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि माता जो करती है उसका सीधा डिफेक्ट उसके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर पड़ता है। तो माता से संबंधित कारक क्या होगा, जैसे माँ कुपोषण होगी तो बच्चा कुपोषण होगा, और बच्चा जब कुपोषित होगा तो वह समय से पहले जन्म ले लेगा, पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ओके, मधुमेह वाली जो माता है उसमें प्रीमेच्योर हो सकता है बच्चा। साथ में जॉन्डिस वाली जो माँ है, अगर उसको जॉन्डिस रहता है तो इस कंडीशन में उससे बच्चा जल्दी हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा। दीर्घकालिक रोग जैसे हृदय का रोग, किडनी का रोग, मतलब हृदय, हार्ट और किडनी का रोग जो है प्रीमेच्योर होने का कारण हो सकता है। गर्भ अवस्था की जटिलता, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, अगर एक कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेग्नेंट के टाइम में तो ये जो है आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि बच्चा जो है समय से पहले ही हो जाए, जन्म ले ले। झिल्ली का समय से पूर्व फटना, मतलब जो झिल्ली होता है, आप लोग पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर में पढ़िएगा, झिल्ली होता है, ठीक है, यूट्रस से बाहर निकलने के लिए एक झिल्ली जो है बच्चा को घेर रखा होता है, वो झिल्ली जैसे ही फटता है बच्चा बाहर आने लगता है यूट्रस से, ठीक है ना। तो ही कहता है झिल्ली का समय से पहले फटना प्रीमेच्योर का कारण होगा, माता से रिलेटेड। एकाधिक शिशु जन्म, एक से अधिक अगर बच्चा है, प्रेगनेंसी है, मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो ये जो है हो सकता है कारण। रक्तस्राव, बहुत ज़्यादा जो है रक्तस्राव अगर हो गया है, ब्लीडिंग, तो यह होने का कारण बन सकता है। औषधियों का गलत प्रयोग, अगर प्रेगनेंसी टाइम में अगर माता कोई अगर दवाइयों का गलत उपयोग कर ली है तो उससे रिलेटेड जो है बच्चे में जो है क्या हो जाएगा, बच्चा जल्दी जो है समय से पहले जो है जन्म ले लेगा। तो ये सब के सब माता से रिलेटेड जो है कारण है जिसके कारण बच्चा प्रीमेच्योर होता है, ठीक है। कौन कौन से कारण है आपके सामने है, कुपोषण, मधुमेह, पीलिया, किडनी, हार्ट रोग, गर्भावस्था की जटिलता, झिल्ली का समय से पूर्व फटना, एक से अधिक शिशु जन्म, रक्तस्राव, औषधियों का गलत उपयोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लक्षण, सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, बच्चे में क्या क्या लक्षण जो है दिख सकते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लक्षण की बात किया जाए माय डियर, तो अगर एक बच्चा जो जन्म लेता है समय से पहले और वह प्रीमेच्योर हो जाता है तो वो जो है उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहले उसका जो शरीर पर जो त्वचा होगा वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लूज हो जाएगा, यानी रुएंदार हो जाएगा। जिस प्रकार से रुआ जो होता है, कॉटन जो होता है कितना सॉफ्ट रहता है, उसी प्रकार से उसका स्किन भी रहेगा, ठीक है, यानी पूरा मैच्योर हुआ उसका स्किन नहीं रहेगा। आकार भी और वजन दोनों में कम होगा, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर है तो पूर्ण विकास नहीं हुआ रहेगा। शरीर बहुत पतला और त्वचा उसका बहुत ज़्यादा जो है झुर्रीदार रहेगा, मतलब उसका त्वचा जो है झुर्रीदार और एकदम पतला रहेगा, ठीक है ना। कोमल नाखून, उसका जो नाखून भी पूर्ण विकास नहीं हुआ रहेगा, बहुत सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। शरीर का अपेक्षाकृत बड़ा शरीर, और जो इस प्रकार के बच्चा होता है उसमें ये भी हो सकता है कि उसका शरीर की अपेक्षा जो है सिर उसका बड़ा हो। कमजोर कर्ण उपास्थि, कान के जो अस्थि है वह कमजोर हो। अविकसित लघु भकोष्ठ, मतलब उसका जो लघु भकोष्ठ है वह अविकसित हो। रिफ्लेक्स जो है मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स जो है बहुत कमजोर हो जाना, यह भी जो है लक्षण दिख सकता है। एंड ये सब कुछ लक्षण है जो कि उसके बॉडी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जाहिर सी बातें हैं समय से पहले जन्म हो जाएगा तो जो विकास अगर उसके 37 सप्ताह तक होना है वह समय से पहले हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं विकास में कमी हो ही जाएगा। तो उसके इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा, उसके शरीर पर पड़ेगा, शरीर के आकार, वजन, त्वचा, नाखून, ठीक है, सिर, यही सब पर पड़ेगा, प्रतिवर्त पर पड़ेगा, ठीक है, उसका कर्ण उपास्थि कमजोर हो जाएगा। तो यही सब जो है उसमें लक्षण दिखाई देंगे। ओके, अब माय डियर हम लोग से जटिलता भी पूछा है कि अगर कोई बच्चा समय से पहले यानी प्रीमेच्योर हो जाता है, अपरिपक्व हो जाता है, पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसमें क्या क्या जटिलता जो है संभव है, क्या क्या जटिलता जो है उसके अंदर दिखने को मिल सकते हैं। तो माय डियर ऐसे बच्चों में जो जटिलता होंगे, सबसे पहला उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उतना सक्रिय नहीं होगा, इस कारण से उसमें संक्रमण हो सकता है। उसके श्वसन का समस्या हो सकता है, मतलब श्वसन में गड़बड़ी, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज का एकदम से कम जाना, ये जटिलता हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स उसके कैल्शियम लेवल बहुत कम हो सकता है। अति बिलुबिनता, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बिलुब्रिन का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। हेलाइन मेम्ब्रेन रोग हो सकता है उस बच्चे में, और ये सब जो है आपके जटिलता हैं। तो माय डियर जटिलता क्या क्या होगा बच्चे में, इस प्रकार के बच्चे में संक्रमण, अश्वसन मतलब श्वसन नहीं ले सकता है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होना, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल बहुत कम होना, हाइपर बिलुब्रिमिनिया मतलब बिलुब्रिन का जो है लेवल बहुत कम होना, और हेलाइन मेम्ब्रेन रोग होना। तो यह सब के सब जो है आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जटिलता होते हैं। ओके, चलिए
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ पहले, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ये पढ़ना था कि किसी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है होने वाले देखभाल बताए, या एक नर्स को जो है जन्म के तुरंत बाद जो है क्या क्या देखभाल करती है बच्चे को वो बताए। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, बट एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है इस क्वेश्चन के लिए भी कि जन्म के तुरंत बाद क्या क्या देखभाल करनी चाहिए अगर कोई प्री मैच्योर बच्चा जो है जन्म लेता है तो। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें है वातावरण। आपको वातावरण का ध्यान देना होगा। एज ए नर्स आपको वातावरण का जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चा होता है हो सकता है उसका शारीरिक तापमान जो है बाहर आने के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद उसको जो है तापमान बहुत ज़्यादा कम जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में लॉस हो जाए। इस कारण से उसे जो है तापमान, आवश्यक जो तापमान उससे चाहिए उससे बनाए रखेंगे। जो तापमान हमें कमरे के तापमान होनी चाहिए 25 से 30 डिग्री, ठीक है ना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इतना जो है तापमान होनी चाहिए उस बच्चे के लिए। अगर इतना तापमान नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तापमान है, तो बच्चे को हम क्या करेंगे, इनक्यूबेटर में रखेंगे। अब ये इनक्यूबेटर क्या होता है मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया हूँ, जहाँ पे इसको आवश्यक तापमान मिलता है, श्वसन मिलता है, आर्द्रता मिलता है और बच्चा जो है आराम से यहाँ पे रहता है। तो इन्वायरमेंटल बनाने के लिए आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है माय डियर श्वसन। अब श्वसन के देखभाल के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो माय डियर आपको ये समझना पड़ेगा श्वसन के देखभाल में कि जो बच्चा जन्म लेता है हो सकता है उसमें अश्वसन हो, चूँकि उसकी जटिलता आप लोग देखे हैं। तो जब बच्चे में श्वसन का प्रॉब्लम होगा तो बच्चे को क्या करेंगे, शिशु के जन्म के बाद उसकी श्वास क्रिया को आरंभ करना एक महत्वपूर्ण काम है। मतलब एक बच्चा जो जन्म लेता है सबसे पहले उसका एक सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, श्वास जो है खोलना चाहिए, ताकि वह वातावरण में आने के बाद खुद से श्वास ले सके। ठीक है ना, तो श्वास को आराम करने के लिए क्या करेंगे, शिशु का सिर शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए। वह जीभ को पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। मतलब शिशु का जो सिर है वह शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए और जीभ जो है पीछे न लुढ़के, इसके लिए मतलब पीछे की तरफ ना जाए, इसके लिए रोकना चाहिए। नेक्स्ट है श्वसन के लिए नर्स को एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुंह व ग्रास नली इसोफेगस में उपस्थित द्रव का चूषण करना चाहिए। मीन्स जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारे जो है गर्भ का पदार्थ लगा होता है, बहुत उसके मुंह नाक सब भरा होता है उस पदार्थ से, उस द्रव से। तो एज ए नर्स आपको उसको श्वसन को देखभाल में, श्वसन की क्रिया बनाने में आपको जो है जो भी नाक हो गया, मुंह हो गया, ये सब को साफ करना पड़ता है और एक रबर और कोमल पाइप के सहायता से आपको उसको चूषण करना पड़ता है, सक्शन करना पड़ता है मुंह व इसोफेगस ग्रास नली को। ठीक है, जिससे उसका श्वसन नली साफ होता है और वो श्वसन ले सके। ओके, अब यहाँ पे है यदि नवजात श्वास लेने में असक्षम हो तो कृत्रिम रूप से श्वास देनी चाहिए। अब जो नवजात बच्चा है, अगर मान गए आप उसके मुंह नाक सबको साफ़ कर दिए, ठीक है, ग्रास नली को भी साफ़ कर दिए, लेकिन फिर भी वह बच्चा जो है श्वास नहीं ले पा रहा है, तो आपको जो है कृत्रिम जो श्वास ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन आपको जो है देने पड़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझे। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा जो पॉइंट है देखभाल का वह है ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना। माय डियर, यदि शिशु का शरीर ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगे या वह स्वयं श्वसन क्रिया में सक्षम न हो तो तुरंत जो है लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन देनी चाहिए। माय डियर, अब जो मान गए बच्चा में अगर सीवियर अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बनता है, वह ऑक्सीजन के कमी के कारण उसका शरीर अब नीला पड़ने लग रहा है, वह स्वयं से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसे तुरंत जो है जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन देना चाहिए 1 लीटर प्रति मिनट की दर से। मतलब 1 मिनट में प्रति 1 लीटर ऑक्सीजन जो है बच्चे को दी जानी चाहिए, जिससे वह जो है शरीर का नीलापन दूर हो और वह श्वसन में उसको तकलीफें ना हो। तो तीसरा है ऑक्सीजन देना, ये जो है देखभाल होता है। चौथा है माय डियर औषधि देना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करना। माय डियर, अब औषधि के लिए क्या करेंगे, तो रक्तस्राव की स्थिति से बचने के लिए विटामिन डी का इंजेक्शन देते हैं, सॉरी विटामिन के का। माय डियर, विटामिन क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो विटामिन के की दवाइयाँ इंजेक्शन देंगे। ओके, अगर माता को मॉर्फिन अथवा कोडिन दिया गया हो जिससे नवजात को श्वसन अवरोध हो रहा हो तो शिशु को के लिए नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देनी चाहिए। अब होता यह है कि कभी कभी माता को जो है दर्द के लिए मॉर्फिन या कोडिन दिया जाता है, तो इससे जो है बच्चा का अगर श्वास अवरोध हो गया हो तो शिशु को नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देनी चाहिए। ओके, रक्त में एसिड की मात्रा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन दिया जाता है।
अब शिशु में हो सकता है ये कि उसके रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो जाए अचानक से, तो उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। तो यह जन्म के तुरंत बाद जो है होने वाला देखभाल था, जिसको मैंने आपको 4 पॉइंट में बता दिया। आपको इसको जो है अच्छे से ध्यान देना है, क्या क्या देखभाल आपको करना है। जन्म के तुरंत बाद वातावरण का देखभाल करना है, श्वसन से संबंधित देखभाल करना है, ऑक्सीजन देना है, और चौथा है औषधि देना है। ठीक है, औषधि जो है बच्चे में विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे ब्लडिंग रुकने के लिए। अगर माता मॉर्फिन और कोडिन ली हो तो नवजात को श्वास अवरोध हो रहा हो तो उसे नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देंगे। और फिर अगर बच्चे का रक्त में एसिड की मात्रा कम हो जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन दिया जाता है। तो यह जन्म के तुरंत बाद होने वाला जो भी देखभाल था मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, इस इंग्लिश को आपको अच्छे से क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ओके ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया से ईजी में दिया गया है, और यही इतना लिखने के बाद आपको एग्जाम में 10 नंबर जो है मिल जाते हैं। ठीक है, अब माय डियर यहीं पे हम दूसरा प्रश्न भी लेकर आए हैं। दूसरा प्रश्न जो है पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा जो है आसान है। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो इस लो बर्थ वेट बेबी से जो है आसान जो है इजी और सबसे महत्वपूर्ण पहला वाला ही है। ठीक है, पहला वाला प्री मैच्योर ज़्यादा पूछता है, बट किसी किसी कंडीशन में लो बर्थ वेट बेबी भी पूछ लेता है। यानी इसी का नाम है लो मतलब कम, बर्थ मतलब जन्म, और वेट मतलब वजन, और बेबी मतलब शिशु, मतलब कम वजन का शिशु। ठीक है ना, यह कम वजन के शिशु यानी लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, देखिए इसके भी कारण, लक्षण और जटिलता लिखने हैं। मतलब किस कारण से बच्चे जो है कम वजन के कम वजन के हो जाते हैं, और लक्षण क्या होते हैं और जटिलता क्या होते हैं। उसके बाद इसके जन्म के तुरंत देखभाल जो है नर्सिंग देखभाल हमें बताना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद देखभाल जो है किसी भी बच्चा का पूछेगा तो जो अभी ऊपर में बताए हैं या पहले भी बता चुके हैं उसी को लिख देना है यहाँ भी। बस हमको इसमें क्या देखना है, इस दोनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए माय डियर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कम वजन वाला शिशु क्या होता है, लो बर्थ वेट बेबी, LBWB, लो बर्थ वेट बेबी। समझ गए। अब ये होता क्या है माय डियर, देखिए ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1500 से 2500 ग्राम तक होता है, लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। मतलब सीधा समझिए कि जिसका अगर बच्चे जन्म ले रहा है और उसका 2500 ग्राम से कम है और 1500 के बीच में है, यानी 1500 से लेकर 2500 ग्राम के बीच में है, तो उसका बच्चा जो है वजन कम वाला होगा। ठीक है, कम वजन का होगा। लेकिन अगर 1500 से भी अगर कम वजन का बच्चा जन्म लेता है तो उससे जो है क्या कहेंगे, बहुत कम वजन वाला शिशु कहेंगे। ठीक है, यानी वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एक नॉर्मल जो है लो बर्थ वेट बेबी है, जो 1500 से 2500 से कम तक अगर किसी का इतना ग्राम में अगर बच्चे का वजन है जन्म के समय, तो वह लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आएगा। ठीक है, इसका भी वजन कम ही है। बट इससे भी कम कब होता है, जब 1500 ग्राम से भी कम वजन का बेबी जन्म लेता है तो उससे वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, अब चलिए इसके क्या क्या जटिलता होंगे, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है हो सकते हैं। तो माय डियर कॉम्प्लिकेशन में इसके क्या क्या हो सकते हैं, जटिलता में, तो जटिलता में एक तो जटिलता में ये होगा कि पोषण में कठिनाई आएगा। ठीक है, पोषण में कठिनाई होने लगेगा। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन की कमी होगी ऐसे बच्चे में, मानसिक समस्या हो सकते हैं, निर्जलीकरण हो सकता है ऐसा बच्चा, श्वसन रोग हो सकता है, अल्प शर्कराता मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, श्रवण शक्ति का ह्रास, हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये जो है आपके जटिलता होते हैं। ओके, जटिलता क्या होते हैं माय डियर, जटिलता यानी पोषण लेने में उसको कठिनाई होगा, जब वजन कम होगा तो पोषण का कठिनाई होगा। ओके, ऑक्सीजन की कमी होगी। ओके, मानसिक समस्या होगा, निर्जलीकरण होगा, श्वसन रोग होगा, अल्प शर्करा होगा, श्रवण शक्ति का ह्रास होगा। अब ये सब इसलिए माय डियर दिया गया है क्योंकि एक बच्चा जो कम वजन के साथ जन्म लेता है तो उस समय ये सब जो है देखने को जटिलता हो सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसका कारण, इसका लक्षण और जन्म के तुरंत बाद देखभाल अगर देना है तो कारण हो या लक्षण हो या तुरंत बाद देखभाल, यह सब इमेच्योर वाला ही लिख देना है। ठीक है, सिर्फ वजन का डिफरेंस है और वहाँ पे प्री मैच्योर का डिफरेंस है। अब प्री मैच्योर जो बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि कम वजन का ही होगा, क्योंकि उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है तो वजन भी कम रहेगा। तो वजन कम रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है लो बर्थ वेट बेबी में भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कारण, लक्षण और जन्म के तुरंत बाद देखभाल आप ऊपर में जो मैं पढ़ाया हूँ उसी को लिखना है। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे कि कहता है वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, इसके जो है प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है इसको बताना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे
वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, साथ साथ आगे हम समझते हैं। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है कि शरीर का परिमाप, शरीर का जो है मात्रात्मक वृद्धि, मतलब शरीर का मात्रात्मक रूप से बढ़ोतरी होना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, शरीर उसका जो वृद्धि करता है, तो उसका पहले छोटा हाथ है, वो छोटा हाथ धीरे धीरे बड़ा होता है। मतलब क्या होता है उसमें कि उसमें वृद्धि आते रहता है। बच्चा जब छोटा जन्म लेता है तो 2 केजी 2.5 केजी का रहता है, ठीक है। जैसे जैसे उसका एज आगे बढ़ता है, उसका संपूर्ण शरीर वृद्धि करता है और उसका जो है शरीर का मात्रा भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है, समझ गए। उसी प्रकार से उसका शरीर का हर एक अंग का वृद्धि होता है। तो ये मात्रात्मक वृद्धि। विकास वो होता है जो उसका मेंटली, शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से उसका जो है विकास होता है, जिससे उसको जो है सोचने समझने, बुद्धि, इस सब में जो है उसका क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, तो वो विकास होता है, समझ गए। बाकी यहाँ पे देखिए कि वृद्धि विकास जीवन का मूलभूत लक्षण है, ठीक है। यह अंडे एवं शुक्राणु को निषेचन के द्वारा, जैसे जो अंडा होता है फीमेल का और जो शुक्राणु स्पर्म जो मेल का होता है, इसके निषेचन से, फर्टिलाइज से जो जाइगोट जो युग्मक होता है उसके शुरू होने से और परिपक्व अवस्था तक, एडल्ट तक ये चलता है, समझ गए। बच्चों की वृद्धि एवं विकास से पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात गर्भधारण के समय ही यह सुनिश्चित हो जाता है। प्रत्येक बालक एक निश्चित विकास एवं वृद्धि के क्रम के अनुसार बढ़ता है। देखिए, यह जो है बच्चा का जो वृद्धि और विकास होता है यह पूर्व से ही निर्धारित होता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जैसे ही फीमेल गर्भधारण ली, जैसे अंडाणु और शुक्राणु के आपस में निषेचन हुआ, मिला, तो मिलने के बाद जो जाइगोट, जो युग्मनक, जो शुक्राणु जो एक बनता है, वहाँ से लेकर निषेचन से लेकर और परिपक्व मतलब एडल्ट तक, वयस्क तक जो उसमें वृद्धि और जो विकास होता है वह चलते रहता है। तो इसीलिए कहता है यह जो है पूर्व से निर्धारित होता है, मतलब जन्म से पहले से ये निर्धारित होता है। क्योंकि यह जो है गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस समय भी तो उसका वृद्धि और विकास होता है। पहले जो है अंडा के रूप में रहता है, वो अंडा धीरे 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 सब चीज़ का विकसित कर करके जो है एक बालक के रूप में हो जाता है, समझ गए। फिर जन्म लेता है, जन्म के बाद जो है धीरे 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 उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है उसमें परिवर्तन आता है। तो ये संपूर्ण प्रोसेस जो है वृद्धि और विकास होता है, समझ गए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि क्या होता है। यह मात्रात्मक, क्वांटिटी सूचक है। यह किसको सूचित करता है, मात्रा को सूचित करता है, ठीक है। अर्थात वृद्धि शरीर एवं अंगों के आकार एवं द्रव्यमान का बढ़ना है, जो कोशिकाओं के विभाजन, विभेदन एवं अंतर कोशिकीय पदार्थों में वृद्धि के फलस्वरूप होता है, ठीक है। देखिए, वृद्धि का मतलब है कि यह मात्रात्मक सूचक है, मतलब यह क्वांटिटेटिव सूचक है। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, शरीर का वृद्धि होना, आकार, अंगों का आकार बढ़ना, उसका द्रव्यमान, ओजन बढ़ना, ये सब जो है वृद्धि होता है। तो मतलब शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा धीरे 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 वो एडल्ट होता है। एडल्ट में उसका जो बच्चा में छोटा पैर, छोटा हाथ, छोटा मुंह सब जो है, वो जैसे जैसे एडल्ट होता है, आगे बढ़ता है, उसका सब चीज़ जो है परिवर्तन होता है और सब चीज़ में जो है वृद्धि होता है, समझ गए। तो यही जो है आपका वृद्धि होता है। तो वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। यह सूचित करता है कि शरीर के जो है आकार और वृद्धि में वृद्धि हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है शरीर का, ठीक है। चलिए, एक क्यों होता है, क्योंकि जो कोशिका विभाजन होता है वह बच्चा में जो होता है वह धीरे 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 जैसे जैसे सियाना होता है तो उसका विभाजन और विभेदन में भी वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर का आकार बढ़ता है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे विकास क्या होता है, देख लीजिए विकास क्या होता है। तो विकास जो है गुणात्मक होता है, क्वालिटी सूचक होता है। वृद्धि क्वांटिटी मतलब मात्रा का सूचक था। मात्रा मीन्स शरीर का आकार, वजन, ये सब बढ़ना, ठीक है ना। विकासात्मक मतलब होता है कि विकास होना, समझ गए ना। विकास मतलब माइंड का विकास होना, समझ गए ना। कार्य क्षमता करने का विकास होना, ठीक है ना। सामाजिक, इमोशनली विकास होना, तो ये सब जो है व्यक्ति के आंतरिक क्रिया होता है, समझ गए। जैसे उसका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सब में जो बढ़ोतरी होता है, तो ये सब जो है उसके गुणात्मक मतलब उसके गुण को दर्शाता है कि व्यक्ति जो है उसके मानसिक, सामाजिक, कार्य क्षमता, भावनात्मक, इन सब में वृद्धि जो होता है यह विकास कहलाता है, समझ गए। तो इस चीज़ को समझ गए, दोनों में अंतर। ये गुण को दर्शाता है और वो मात्रा को दर्शाता है। गुण मीन्स मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक योग्यता को दर्शाता है, बढ़ोतरी को विकास कहते हैं, समझ गए। चलिए,
अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक है जो वृद्धि और विकास को जो है इफेक्ट करता है, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। कौन कौन कारक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला आता है प्रजाति। प्रजाति में जैसे विभिन्न प्रजातियों के बच्चों में वृद्धि एवं विकास की संभावना एवं पैटर्न भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे इंडियन और वेस्टर्न और अफ्रीकन, ब्लैक और वाइट रेसेज, ठीक है ना। देखिए प्रजाति रेस जो होता है, अब जैसे देखते होइएगा विभिन्न जो प्रजाति के बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से उसका वृद्धि और विकास का पैटर्न होता है, ठीक है ना। जैसे देखते होइएगा कि जो अफ्रीकन कंट्री के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, उसका जो हेयर स्टाइल होता है देखते होइएगा एकदम वहाँ का फीमेल और मेल का जो हेयर स्टाइल होता है वो लगभग सेम होता है, टकला टाइप से हल्का हल्का बाल उस पर रहता है, समझ गए ना। तो उसका क्या है, इस प्रकार से ही उसका वृद्धि होता है। जबकि इंडियन में देखते होइएगा तो इंडियन का जो बाल होता है फीमेल का बड़ा बड़ा, मेल का जो है मेल की तरह जो है रहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से वेस्टर्न में देखते होइएगा तो आदमी सब काफ़ी गोरा का चिट्ठा होता है। तो ये सब जो है ये निर्भर करता है वृद्धि और विकास पे ही। तो प्रजाति अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग वृद्धि विकास का दर भी है, समझ गए। चलिए तो इसी प्रकार से जितना भी मैं पॉइंट बताऊँगा उसी प्रकार से जो है आपको इतने 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा सब में, ठीक है। मैं यहाँ पर अब चीज़ें नहीं लिखूँगा। जैसे लिंग है, जैसे लिंग है, लिंग मतलब मेल फीमेल। अब देखते होइएगा जब बच्चा जन्म लेता है, अगर वो बच्चा लड़का रहता है तो उसका वजन जो है अगर लड़की होगा तो लड़कियों की तुलना में जो लड़का जन्म लेगा उसका लड़का का वजन और लंबाई अधिक होता है, लेकिन लड़की का जो है कम होता है। लेकिन जो लड़की जब धीरे धीरे जो है जल्दी परिपक्व हो जाता है, जल्दी एडल्ट हो जाता है, लेकिन जो बच्चा होता है उसमें वृद्धि दर कम होता है लड़की के तुलना में, ठीक है ना। जैसे देखते होइएगा कि आपके सामने 15 साल के लड़की और 20 साल के लड़का लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लड़की जो है लड़का से ज़्यादा उम्र के हैं, समझ गए ना। ये लगेगा क्योंकि लड़की जो है जल्दी वृद्धि उसमें हो जाता है, विकास हो जाता है, समझ गए। चलिए ये चीज़ हो गया, तो इसलिए लिंग जो है प्रभावित करता है। आनुवांशिक कारक, जीनेटिक कारक। अब लोग देखते होइएगा कि किसी का बच्चा जो है बहुत माइंड से इंटेलिजेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो है जीनेटिक्स प्रभाव उस पर पड़ता है, अनुवांशिक प्रभाव पड़ता है, समझ गए ना। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जो है प्रभाव पड़ता है, माता पिता का समझ गए, दादा का, इन लोग का प्रभाव जो है बच्चा पर पड़ता है, तो जीनेटिक्स कारण भी होता है, समझ गए। चलिए वृद्धि सामर्थ्य, ग्रोथ पोटेंशियल। अब बच्चे में जो है वृद्धि करने का कितना ज़्यादा सामर्थ्य है, मतलब कितना ज़्यादा क्षमता है कि वह अपने उसका शरीर जो है उतने ही जल्दी जो है वृद्धि और विकास कर रहा है। तो ये जो है हर एक व्यक्ति का जो हर एक बच्चा या हर एक व्यक्ति में देखते होइएगा कि वृद्धि जो होता है या जो विकास होता है अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है किसी में। सेम अगर होता है तो बच्चा सब जब जन्म लेता है तो सब एक निरंतर में बढ़ता, सबका एक निरंतर में दिमाग रहता, सब एक जैसे ही काम करता, क्योंकि सबका एक ही वृद्धि और विकास है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा मोटा तगड़ा होता है, कोई छोटा नाटा पतला होता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग सब में वृद्धि होता है, सबका शरीर अपना अलग अलग सामर्थ्य होता है, समझ गए। उसी अनुसार उसका वृद्धि होता है शरीर के अनुसार, ठीक है। चलिए ये हो गया। पांचवा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है पोषण बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपके शरीर के जो है खान पान, सब जैसा भोजन लेंगे वैसा ही शरीर का जो है आकार होगा, वैसा ही दिमाग होगा, वैसा ही आपका बुद्धि होगा, ठीक है। तो ये निर्भर करता है पोषण पर भी, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर बच्चा जन्म लेते समय या माँ के पेट में अगर किसी भी प्रकार के उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, और जब जन्म लेगा तो जो है उसको प्रभावित करता है उसके वृद्धि और विकास को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ओके। चलिए अंतस्रावी कारक। अंतस्रावी कारक के मतलब है एंडोक्राइन फैक्टर। जैसे माता में अगर किसी भी प्रकार के गड़बड़ी होगा, आंतरिक प्रॉब्लम होगा, जैसे ग्वाइटर रोग, थायरॉक्सिन, कुछ ऐसे हार्मोन जो कि अंतर एंडोक्राइनल हो, अंतर सिक्रेशन में गड़बड़ी के कारण बच्चे को प्रभावित करता है, तो वो जो है उसको वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए उसके बाद है दवाएं एवं मादक पदार्थ। अब कोई माँ है वो गर्भ प्रेगनेंसी पीरियड में है, अब वो मादक पदार्थों का सेवन करेगी, तंबाकू, गुटखा या कोई एल्कोहल ये सब का सेवन करेगी, तो सीधा सीधा जो है बच्चों पर इफेक्ट जाएगा और वो बच्चे को जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। तो ये दवाएं एवं मादक पदार्थ जो है निर्भर करता है उसके वृद्धि और विकास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चोट, इंजुरी। बच्चा जन्म ले रहा है और उस समय उसको किसी भी प्रकार से अगर अच्छे से देखभाल नहीं किया जाए और चोट लग जाएगा ब्रेन वगैरह में या कहीं भी, तो
उससे अपंगता आ सकता है, समझ गए, तो उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन की बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि अगर सही मात्रा में हमारे शरीर का हार्मोन अगर नहीं सिक्रेशन होगा, जैसे वृद्धि हार्मोन, अगर वृद्धि हार्मोन शरीर में अगर सही समय से सही मात्रा में नहीं अगर स्रावित होगा तो बच्चा जो है बौना हो जाता है, बच्चा का जो शरीर है कटकाठी वो जो है विकास नहीं हो पाता है, उसका मानसिक जो है संतुलन नहीं विकसित हो पाता है। तो हार्मोन जो है सही मात्रा में उचित मात्रा में सिक्रेशन होना चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा गर्भकालीन आयु। गर्भकालीन आयु का मतलब है कि बच्चा गर्भ से जो समय होता है एक, उस समय से अगर पहले हो चुका है, मतलब प्री मैच्योर हो चुका है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं विकास का वृद्धि का कमी होगा, अभाव होगा। तो गर्भकालीन आयु जो होना चाहिए वह गर्भकालीन आयु में जो है बच्चे का जन्म होना चाहिए, समझ गए। तो ये 11 पॉइंट हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे का जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसका समाज में कैसा स्थिति है आर्थिक रूप से, अगर वो गरीब होगा तो उसका जो है वृद्धि शरीर का विकास जो है उसी तरीका से होगा, समझ गए ना। तो ये आर्थिक रूप से होना, जैसे देखते होइएगा कोई धनिक व्यक्ति होता है तो उसका जो है शरीर और उसका मानसिक जो है उसका बच्चे का अच्छे से विकास हो पाता है। लेकिन अगर कोई गरीब होता है तो उसका जो है बेचारा का पैसा नहीं होता है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, तो उसको उतना जो है चीज़ें नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा संस्कृति, कल्चर। अब कल्चर जो है सांस्कृतिक जो है बच्चे को बहुत सारे चीज़ों को सिखाता है, समझ गए ना। तो ये जो है सांस्कृतिक भी जो है प्रभावित करता है बच्चे को, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए आपको, समझ गए। चलिए ये हो गया सांस्कृतिक हो गया। नेक्स्ट आपका जलवायु। जलवायु अब समझिए, जलवायु का मतलब है कि कोई बच्चा जैसे ठंडा शरद ऋतु और ठंडा जो होता है, या बसंत ऋतु, गर्मी के अपेक्षा जो शरद ऋतु जो ठंडा का समय होता है उसमें वृद्धि और विकास जो है ज़्यादा होता है। देखते होइएगा आप लोग, नोटिस करते होइएगा कि गर्मी में बाल जो है वह कम वृद्धि करता है, लेकिन जैसे ही ठंडी आएगा तो बाल जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपका नोट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका 14 नंबर पॉइंट जलवायु हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे भावनात्मक, इमोशनली। इमोशनली मतलब बच्चे को कितना ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, ये उसके मानसिक स्थिति को आगे चल के प्रभावित करता है। अगर बच्चे को लाड़ प्यार अच्छे से देते हैं, फैमिली अगर अच्छा है, लाड़ प्यार मिल रहा है बच्चे को, तो जो है वो बच्चा में इमोशनली रूप से मजबूत होगा और उसे कोई दिक्कत नहीं होगा मानसिक का, और उसका वृद्धि प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो ये भावनात्मक रूप से होना जरूरी है, समझ गए, नहीं तो ये भी प्रभावित करता है। तो ये कुल 15 पॉइंट है। इस 15 पॉइंट में आपको जितना भी अगर 10 पॉइंट भी याद रहे तो 10 पॉइंट भी आप लोग लिख दीजिएगा और उसमें वर्णन थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा, समझ गए। तो ये जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि एक नवजात शिशु को तुरंत कैसे जो है इमीडिएट जो है केयर कैसे किया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी को इमीडिएट केयर जो है कैसे प्रदान किया जाएगा, समझ गए। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात है कि नवजात शिशु का आकलन जो है हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके स्वास्थ्य का आकलन, आकलन मतलब जानकारी इकट्ठा करना। जन्म के समय जब शिशु अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर देखिए, जब जन्म के समय जब शिशु की अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर मां से पृथक कर दिया जाता है, मतलब जो नाभि का जो नाल होता है ना वो माँ से लगा हुआ रहता है, तब जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय जो है इसे काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है। तो उसे स्वयं का श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। जब तक माँ से उसका जो है नाभि का नाल जो है अम्बिलिकल कोड लगा होगा तब तक वो अपना श्वसन, अपना हर चीज़ जो है माँ से प्राप्त कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसके नाभि नाल को, उसके जो है अम्बिलिकल कोड को काट दिया जाता है तो उसका संपर्क जो है माँ से टूट जाता है, और फिर जो है वो बच्चा खुद से जो है वातावरण से श्वसन ले या जो भी कुछ है वो संपर्क करना शुरू करने का प्रयास करता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। परिसंचरण, श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है जैसे ही माँ से पृथक कर दिया जाता है काट के, समझ गए। चलिए इसके लिए शिशु को जो है क्या किया जाता है, बाह्य गर्भाशय, समझ गए ना, एक्स्ट्रा यूट्रिन जीवन से समायोजन व अनुकूल करने पड़ते हैं। मतलब गर्भाशय से बाहर आने के बाद जब उसका काट दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो उसे वातावरण से, गर्भाशय से बाहर उसे समायोजन और अनुकूल जीवन जो है करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है
अनुकूल जो है समायोजन बनाने के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही इस संक्रमण काल की सफलता निर्भर करता है। मतलब बच्चा कैसे जो है अनुकूल बना पाएगा समायोजन माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद वातावरण से। तो ये जो है इस संक्रमण काल में, चूँकि ये जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इन्फेक्शन हो सकता है माँ और बच्चा दोनों को। तो इस समय में जो है बच्चे को वातावरण से समायोजन और अनुकूल बनाना पड़ता है। तो जो है इस समय बहुत ज़्यादा सहायता करना पड़ता है एज ए नर्स, समझ गए ना। तो चलिए हम इसको जो है देखते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ों का आकलन करेंगे, क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे। पहला अपगार स्कोर निकालेंगे। अपगार स्कोर से उसके स्थिति को पता करते हैं कि बच्चा किस स्थिति में है, समझ गए। उसके बाद है कि हृदय संबंधी कार्यों में सहायता, समझ गए ना। हृदय श्वसनीय कार्यों में सहायता मतलब बच्चा जो है अच्छे से श्वसन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो इसमें मदद किया जाएगा, इसका देखभाल किया जाएगा। ताप का नियंत्रण किया जाएगा। बच्चे को जो है तापमान जो है इन्वायरमेंट में, वातावरण में बाहर आते ही उसका शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ताप के नियंत्रण का कार्य करते हैं। और चौथा पॉइंट है अन्य देखभाल करते हैं, समझ गए ना। तो ये कुल जो है 4 देखभाल करते हैं। 4 देखभाल याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्वास्थ्य को आकलन करने के लिए ये 4 तरीके से देखभाल करते हैं। पहला अपगार स्कोर निकालते हैं, हृदय श्वसन का, हृदय मतलब श्वसन से संबंधित सहायता करते हैं, उसके बाद ताप का नियंत्रण करते हैं और कुछ अन्य देखभाल भी बच्चे को करते हैं। ये सब इमीडिएट केयर में होता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे पहला है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या होता है देख लीजिए। जन्म के समय अपगार स्केल विधि से शिशु की दशा स्थिति का त्वरित आकलन किया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसे जो है क्या किया जाता है, चूँकि वह यूट्रस से बाहर आ चुका है, बाहरी वातावरण में आ चुका है, तो उसको जो है तुरंत जो है स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कि वह किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, तुरंत जो है 1 मिनट के बाद वह जन्म के 5 मिनट बाद जो है किया जाना चाहिए। जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद या तो 5 मिनट बाद जो है ये अपगार स्कोर का टेस्टिंग करना चाहिए, जिससे बच्चे का स्थिति का पता लगता है, समझ गए। चलिए देखते हैं। देखिए इस स्कोर में शिशु के 5, देखिए यहाँ से आप अपगार के बारे में भी जानेंगे और अपगार जो है आपको पूछता है 5 नंबर में, तो अपगार भी यहाँ से हो जाएगा क्लियर, समझ गए। देख लीजिए, देखिए इस स्कोर में शिशु के 5 जीवन चिन्हों, हृदय धड़कन, सबसे पहले समझ लीजिए हृदय धड़कन, श्वसन दर, पेशीय तन्यता, उत्तेजनशीलता व शिशु के रंग का मूल्यांकन कर उन्हें 0, 1, 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है अपगार स्केल में, तो 0, 1, 3, 0, 1, 2 3 अंकों का, समझ गए। चलिए इसमें 5 जो है जीवन चिन्हों को देखा जाता है, श्वसन दर, पेशीय तन्यता, हृदय धड़कन दर, ठीक है ना, उत्तेजनशीलता और शिशु के रंग, ये 5 चीज़ों को दर्शाया जाता है इस तीनों अंक के द्वारा, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि इस योग से जन्म पर शिशु की दशा तथा तत्संबंधी आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है। अब इस योग से ये जो तीनों आपका अंक है, इस अंक के बाद जो है योग जो निकलता है तो उससे इस शिशु के दशा मतलब स्थिति का पता चलता है और आवश्यक देखभाल का जानकारी मिलता है यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 8 से 10 स्कोर का अर्थ है कि नवजात शिशु की नवजात की दशा श्रेष्ठ है और वह जो है बाह्य गर्भाशय जीवन से आसानी से समायोजन कर रहा है। मतलब वह जैसे ही वातावरण में आया है, मतलब डिलीवरी जैसे ही हुआ है तो उसके 1 मिनट या 5 मिनट के बाद जब इस अपगार स्केल के द्वारा जो है उसे चेक किया जाएगा तो 0, चूँकि यहाँ पे 5 चीज़ों को अंक दिया जाएगा, 5 चीज़ों को जो है अंक दिया जाएगा। इस 5 चीज़ों में जो है 0, 1, 2, 3 दिया जाता है उसके कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो अगर 0, 1, 2 पाँचों को मिलाकर अगर 8 से 10 आ रहा है तो मतलब बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल वह वातावरण से समायोजन बना रहा है, उसका हृदय श्वसन सब चीज़ ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर अपगार स्केल में अगर 5 से 7 इंगित करता है तो नवजात को स्वतंत्र जीवन में मध्यम दर्जे की परेशानी, मॉडरेट डिफिकल्ट है, दशा ठीक ठाक है परंतु शिशु को ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता है, समझ गए ना। देखिए अगर अपगार स्कोर में 5 से 7 आ रहा है तो मतलब बच्चा जो है मध्यम में है, ठीक ठाक है, उसे हल्का ऑक्सीजन की ज़रूरत है, समझ गए। तो इसमें ऑक्सीजन की सहायता देना पड़ता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, जबकि 5 से कम स्कोर का अर्थ है कि शिशु को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन इत्यादि, ठीक है ना।
जैसे अगर 5 से 7 है तो मीडियम है, 8 से 10 है तो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, 5 से 7 है तो फिर भी ठीक है, मीडियम में है, ठीक ठाक है, लेकिन हल्का ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपगार स्कोर योग अगर 5 से कम आ रहा है, मतलब बच्चे को तुरंत जो है हर एक देख रेख की ज़रूरत है, समझ गए। जैसे इंडोट्रेकियल ट्यूब, इंटूबेशन इत्यादि चीज़ें, समझ गए। तो ये तो हो गया पहला देखभाल में अपगार स्कोर के द्वारा आकलन किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे जो देखभाल देंगे वह हृदय श्वसन कार्यों में सहायता, मतलब उसके हृदय को और श्वसन कार्यों में कैसे सहायता देंगे देख लीजिए। तो उसके जो है श्वसन को बनाने के लिए, हृदय को अच्छे से बनाने के लिए उसका स्थिति कैसे करेंगे बच्चा को, ठीक है ना। तो देखिए शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा सा 30 डिग्री करते हैं। इसके लिए 3 ठीक है ना, 3/, देख लीजिए 3/4 से लेकर 1 इंच मोटा कॉटन रोल उसके कंधों को नीचे रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है कि शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा सा 30 डिग्री एक्सटेंड करते हैं, मतलब हल्का ऊंचा करते हैं, समझ गए, बढ़ाते हैं। इसके लिए 3/4 से लेकर 1 इंच मोटा कॉटन रोल उसके कंधे के नीचे रखते हैं। ये स्थिति हो गया जिससे उसके हृदय और श्वसन बनता है, समझ गए। उसके बाद है वायु मार्ग की सफाई किया जाता है अच्छे श्वसन के लिए, हृदय गति के लिए। उपयुक्त स्थिति देकर तुरंत जो है बल्ब, सिरिंज या सक्शन मशीन से मुंह, नाक व फेरिंग्स का सक्शन करें। यह श्वसन स्थापना के लिए पर्याप्त है। समानतः इसके बाद शिशु रोने लगता है। शिशु का रोना उसमें श्वसन स्थापना का सूचक है। देखिए बच्चा नहीं रोता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है अंदर। बच्चा रोने लगा मतलब उसका जो श्वसन है वो बिल्कुल साफ है, समझ गए। तो इस श्वसन साफ कैसे होता है, तो जैसे ही वायु मार्ग उसका साफ होगा, कैसे साफ होगा, तो बल्ब, सिरिंज के द्वारा या सक्शन मशीन के द्वारा उसके मुंह, नाक, फेरिंग्स का चूसन करने से, सक्शन करने से श्वसन मार्ग साफ होता है, समझ गए, जिससे बच्चा रोने लगता है, समझ गए। चलिए तो वायु मार्ग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा स्पर्श उद्दीपक, समझ गए ना, स्पर्श करते हैं। शिशु के पैर के तलवों पर 1-2 थपकी मारने एवं पीठ को रगड़ने से बच्चों का श्वसन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही उसको सक्शन कर लेंगे तो उसको जो है पीठ पर या तलवे पर जैसे ही उसको थपथपाएंगे 1-2 थपकी, तो उसका श्वसन शुरू हो जाता है। तो ये स्पर्श उद्दीपन हो गया, ठीक है। तो हृदय और श्वसन बनाने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है। पोजीशन देने के बाद वायु मार्ग साफ करेंगे और स्पर्श उद्दीपन करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ताप नियंत्रण है। बच्चे को ताप नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नवजात शिशु शारीरिक तापमान, वातावरणीय ठंडक, वाष्पोत्सर्जन एवं गीले व नग्न शरीर से ऊष्मा क्षय के कारण गिर सकता है, ठीक है। इस हेतु शिशु को शुष्क व स्वच्छ तैलियों से कोमलता से पोंछकर गर्म कंबल में ढककर या ऊष्मा विकिरण युक्ति में रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सीधा समझिए, ताप नियंत्रण बच्चे को, अब चूंकि वो अपने माता का गर्भ में था तो उसको आवश्यक तापमान मिल रहा था, समझ गए ना वहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो वातावरण में आया तो हो सकता है उसका शरीर का तापमान गिर सकता है, वातावरण से उसे स्थापना बनाने में समय लग सकता है तापमान का। तो इसके लिए जो है आवश्यक उपकरण या फिर जो है गर्म तौलिए से जो है उससे पोंछकर और ढक कर रखना पड़ता है, समझ गए, जिससे ताप का नियंत्रण हो सके, समझ गए। उसके बाद देखिएगा माता के शरीर में चिपकाकर सुलाने से भी तापमान नियंत्रण रहता है। यदि शिशु को पुनर्जीवन रिसक्सिटेशन की ज़रूरत हो तो भी गर्म वातावरण होना चाहिए। अगर शिशु को रिसक्सिटेशन की ज़रूरत है, पुनर्जीवन देने की ज़रूरत है, फिर भी वहाँ पे गर्म वातावरण का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये ताप नियंत्रण करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग हैं अन्य देखभाल। अन्य देखभाल में क्या होगा, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण क्या करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चे का अपकार स्कोर करेंगे, जिससे या उसे जन्मजात विकृतियाँ, मतलब उसे असमान कोई भी चीज़ों का जो निर्माण है उसमें पता लगेगा, ठीक है। पहचान चिन्ह लगाएंगे बच्चे को पहचानने के लिए, जो है उसमें पट्टी बांधेंगे, फोटोग्राफर आदि जो है प्रिंट करते हैं, ठीक है, पहचान करेंगे देखभाल में। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, समझ गए ना। शिशु का रजिस्ट्रेशन नंबर, लिंग, डिलीवरी का दिन, समय, वजन, लंबाई, सिर की परिधि इत्यादि नोट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, समझ गए। ये हो गया। आंखों का देखभाल करते हैं, केयर ऑफ आइज। विष संक्रमित पट्टी को नॉर्मल सलाइन में भिगोकर आंखों को साफ करते हैं, तो ये आंख का साफ हो गया। उसके बाद है नाभि रज्जु देखभाल, केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। चूँकि उस समय
जो है क्या होता है कि वहाँ पे जो है काटा जाता है, समझ गए ना। 2 कम्प्लेक लगाकर बीच से, ठीक है ना, लगभग 1 इंच की दूरी पर काट देते हैं, समझ गए ना। और शिशु की तरफ के कॉर्ड को बांध दे तथा कॉर्ड क्लैंप लगाएं। ठूंठ को बिना किसी पट्टी के छोड़ दे तथा किसी भी प्रकार के रक्तस्राव या संक्रमण के लिए इसका गिरने का निरीक्षण करें। जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि वाला होता है ना, जो काटा जाता है, उसको 1 इंच छोड़कर ऊपर से काटे, ठीक है, और उसको बांध देना चाहिए, समझ गए। बांध देने के बाद जो है क्या होता है कि वह 1-2 दिन या जितने समय होगा उसको गिरने का इंतजार करना चाहिए, वह ऑटोमेटिक क्या होता है गिर जाता है, समझ गए। जब तब तक जो है उससे हम लोग देखभाल करेंगे, कोई संक्रमण वगैरह या उसमें घाव वगैरह ना हो। तो ये नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल हुआ, ठीक है। अन्य देखभाल में आँख का देखभाल, अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, ये सब करते हैं। ओके, चलिए। और नेक्स्ट है त्वचा की देखभाल। चूँकि बच्चा है तो उससे तापमान गिर सकता है, तो त्वचा के थ्रू जो है उसका तापमान हम लोग अच्छे से बनाएंगे, त्वचा को साफ़ सुथरा और संक्रमण से बचाएंगे। तो ये सब जो है करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म। तो इमीडिएट केयर में क्या क्या होता है देख लिए। अपगार स्कोर का आकलन करेंगे, ठीक है। हृदय श्वसन दर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे पता है कि पोजीशन देंगे वैसा, ठीक है, सक्शन करेंगे, ठीक है ना, और फिर जो है उसे थपथपाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ स्टिमुलेट करेंगे, ओके। इस प्रकार से उसका हृदय और श्वसन का दर बनेगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है कि कुछ अन्य देखभाल है। तो अन्य देखभाल में आप लोग यहाँ पे देखे हैं कि क्या क्या देखभाल, आँख, त्वचा, ये सब, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा और इसको जानना है। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त, समझ गए ना। सामान्य नवजात शिशु जो होता है उसका जो प्रत्यावर्त होता है, समझ गए ना, कि उसका जो प्रतिवर्त होता है, कौन कौन से 12-13 प्रतिवर्त होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिवर्त मतलब बच्चा जो है कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। देख लीजिए, पहला आता है रूटिंग आता है। रूटिंग क्या होता है कि शिशु के मुँह के कोने की तरफ गाल को छूने पर शिशु उद्दीपक की दिशा में सिर घुमा लेता है ताकि भोजन प्राप्त कर सके। देखिए, पहला रूटिंग होता है। रूटिंग का मतलब होता है कि शिशु के मुंह में जो है शिशु के मुंह के कोने के तरफ जो है गाल को जैसे ही छुएंगे तो शिशु जो है स्टिमुलेट होता है, मतलब उद्दीपित हो जाता है, समझ गए। और वह उसी दिशा में अपना सिर घुमा लेता है। जिस दिशा में आप, जिस गाल के साइड में आप छुए हैं ना, उसी साइड वो अपना मुंह घुमा लेता है भोजन करने के दिशा से, समझ गए। तो ये रूटिंग हो गया, समझ गए। रूटिंग क्या करते हैं कि मुँह के एक कोने की तरफ गाल को छूने से शिशु जो है उद्दीपक की दिशा में, मतलब जिस साइड उसको जो है आपका हाथ का अनुभव होगा, उस साइड जो है वो अपना मुंह जो है सिर घुमा लेता है, ठीक है, ताकि भोजन प्राप्त कर सके, समझ गए। ताकि वो उसको ये रहता है कि हमको कोई भोजन देने वाला है, समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट है चूसन होता है, ठीक है। सक्शनिंग होता है, ये भी प्रतिवर्त है। शिशु के होठों पर चूचक, मतलब निपल अथवा बोतल की निपल लगाने पर नवजात शिशु से चूसने लगता है, ठीक है। देखिए, चूसक का मतलब होता है कि शिशु के होठ पर जैसे ही निपल लाएंगे या कोई बोतल का निपल लगाएंगे तो जो बच्चा होता है वह ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, सक्शन करने लगता है, चूसने लगता है। तो ये जो है यही एक प्रकार से रिफ्लेक्स होता है कि जैसे ही आप उसके होठ पर जो है निपल लगाएंगे, चाहे माँ का निपल चाहे कोई बोतल का निपल, तो वह उससे जो है अपने हिसाब से जो है उससे चूसने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है आपका, सक्शनिंग भी एक रिफ्लेक्स है, समझ गए। एक्सट्रॉशन क्या होता है देख लीजिए। एक्सट्रॉशन जो होता है कि नवजात शिशु द्वारा निगलने से रोकने के लिए जीभ से किसी पदार्थ को बाहर की ओर धकेलना। एक्सट्रॉशन का मतलब होता है कि मान गए बच्चे को मुंह में आप कुछ रख दीजिएगा तो बच्चे से निगला नहीं होता है, तो बच्चा कोशिश करता है कि इस सामान को हम जो है बाहर की तरफ फेंके, बाहर की तरफ धकेले, और बच्चा ऐसा कोशिश भी करता है। जैसे आप उसके मुँह में थोड़ा सा कुछ रखिएगा ना, तो रिफ्लेक्स जो होता है प्रतिवर्त, एक्सट्रॉक्शन जो प्रतिवर्त होता है, इसमें बच्चा जो है उस पदार्थ को जीभ के द्वारा बाहर धकेलने का प्रयास करता है, समझ गए ना। तो ये जो है ये सब प्रतिवर्त होता है, समझ गए। चलिए, प्रतिवर्त इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुड़िया आँखें, डॉल आई। नवजात के सिर को दाएं या बाएं घुमाने पर उसकी आंखें गति नहीं करती है। शिशु में स्थिरता का विकास होने पर आंखें सिर की स्थिति के अनुसार गति करने लगती है, ठीक है। देखिए,
डॉल आई का मतलब है, आप लोग देखते होइएगा कि आप कोई गुड़िया खरीद के लाइएगा तो गुड़िया के आप इधर उधर किधर भी अगर आप उसके मुंडी को आप हिले घुमाइएगा तो उसका आँख जो है इधर उधर नहीं घूमेगा, समझ गए ना। वह सीधा आँख भी घूम जाएगा और सिर भी घूम जाएगा, मतलब आँख जो है नहीं चलेगा। जैसे हम लोग होते हैं ना कि हम किसी साइड अगर या आप किसी साइड अगर मुंडी हिलाइएगा तो आपका आँख इधर साइड में भी देखने का प्रयास करता है, आँख भी चलता है, समझ गए ना। लेकिन बच्चा में जो है यह गुड़िया की तरह जो आँख होता है स्थिर रहता है, समझ गए, वह गति नहीं करता है। आप उसके सिर को दाएं या बाएं घुमाएंगे तो सिर तो घूमेगा लेकिन उसका आँख जो है उसी सीध में रहेगा जिस साइड में आप उसका सर को घुमाएंगे, अगल बगल में उसका आँख नहीं घूमेगा, समझ गए ना। तो ये गुड़िया की तरह आँखें रहता है, तो यह भी डॉल्स आई एक प्रतिवर्त है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हथेली की पकड़, पाल्मर ग्रेप्स। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी अगर आपको दिक्कत लगे वहाँ पे जो है रोक दीजिए और रोकने के साथ ही क्या कीजिए कि उसको जो है आप लोग एक बार बैक करिए और बैक से एक बार पुनः देखिए ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पाम्स ग्रेप्स, हथेली की पकड़। हथेली की पकड़ होता है नवजात शिशु की हथेली में वस्तु अथवा उंगली रखने पर वह कसकर पकड़ लेता है। देखिए हथेली का पकड़ मतलब वह अपने हथेली से कस के पकड़ लेता है। आप उसके हथेली में कोई वस्तु रखवाइए या अपना उंगली दीजिए तो वह क्या करेगा, अपने ताकत के अनुसार कस के पकड़ने का कोशिश करेगा। तो ये हथेली की पकड़ एक प्रकार से रिफ्लेक्स है, समझ गए। चलिए तलवों की पकड़। तलवे की पकड़ क्या होता है, तो पैरों के तलवों पर उंगली के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है, ठीक है। देखिए तलवों की पकड़, देखिए पैरों की तलवों पर उंगलियों के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है। जैसे उसके देखते होइएगा जो बच्चा होता है ना उसका पैर का जो उंगली सब होता है देखते होइएगा कि एकदम लगेगा कि उसके तलवा से पकड़ा हुआ है ना, उसका उंगली लगेगा कि तलवा जो है उससे पकड़ा हुआ है। तो ये जो है पीछे की तरफ उसका उंगली तलवा की तरफ होता है, समझ गए। तो ये तलवों की पकड़ हो गया, मतलब अपने उंगली से तलवों के पकड़ा हुआ रहता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मतलब गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, समझ गए। लेटे हुए शिशु के सिर को तीव्रता से एक ओर घुमाने पर उसी ओर के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं तथा दूसरी ओर के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, वह दोनों हाथों की मुट्ठी भी बन जाते हैं। देखिए गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त है कि अगर लेटे हुए शिशु को सिर को तीव्रता से मतलब तेजी से एक ओर घुमाते हैं तो उसका जो है हाथ पैर भी उसी सीध में हो जाता है, समझ गए ना। मतलब जिस साइड उसके गर्दन को घुमाएंगे सिर को उसी साइड उसका हाथ पैर भी हो जाएगा तथा उसका जो दूसरा हाथ पैर होगा वह जो है मुड़ जाएगा और मुट्ठी बांध लेता है, समझ गए बच्चा। तो कभी भी आप बच्चा को देखिएगा कि अचानक से उसको सिर को इधर से इधर घुमाइएगा तो देखिएगा कि वह जो है उसका हाथ पैर तो उधर हो ही जाएगा, साथ में वह मुट्ठी बांध लेता है। तो यह जो है गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त होता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा मोरो प्रतिवर्त होता है, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि नवजात शिशु के पास जोर की आवाज़ करने अथवा शिशु को चौंकाने से उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है, समझ गए। मतलब आप किसी भी नवजात शिशु जो होता है देखिएगा नया नया जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास अगर शोरगुल होगा ज़्यादा और ज़्यादा अगर कस के आप जो है उसको आवाज़ देंगे तो जो बच्चा होता है वो चौंक जाता है और उसका पूरा शरीर जो है अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। वह हाथ पैर एक समान शरीर से दूर व सीधे हो जाते हैं तथा वो जो है चौंक जाएगा और उसका जो हाथ पैर होगा एकदम सीधा हो जाएगा, अकड़ जाएगा और दोनों हाथों में अंगूठा व तर्जनी उंगली सी आकार बना लेता है, समझ गए। वह शिशु जोर से रोने लगता है। मतलब मोरो प्रतिवर्त में क्या होता है कि आप लोग देखते होइएगा कि कोई बच्चा नया जन्म लेता है और उसके सामने अगर कस के शोरगुल आवाज़ होता है तो बच्चा जो है चौंक जाता है और उसका हाथ पैर जो है टाइट हो जाएगा और वो कस के रोने लगता है। तो ये मोरो प्रतिवर्त के अनुसार होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा बेबिन्स्की प्रतिवर्त। देखिए शिशु के तलवों पर सहलाने अथवा खुरचने पर शिशु पैर की अंगुलियों को बाहर व ऊपर की ओर फैला लेता है। जैसे देखिएगा बेबिन्स्की प्रतिवर्त का मतलब होता है कि शिशु के तलवों पर जैसे सहलाते हैं ना, किसी के तलवा पर अगर आप सहलाइएगा तो जो है अभी भी सहलाइएगा तो उसके गुदगुदी के टाइप के लगता है। तो इसी टाइप से अगर बच्चे को तलवा पर सहलाइएगा या हल्का हल्का खुरचिएगा ना तो शिशु के जो पैर का जो अंगुली होता है वह बाहर की तरफ जो है वो फैला देगा, छितरा देगा जिसको बोलते हैं। तो यही जो है बेबिन्स्की प्रतिवर्त होता है, समझ गए। चलिए
तो यहाँ पे देखिए आपका कुल 9 प्रतिवर्त है। एक प्रतिवर्त एक बार और जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला रूटिंग है, ठीक है। रूटिंग क्या होता है मैं बता दिया। चूसना होता है, बहिर्वेदन एक्सटॉर्शन होता है, गुड़िया आंखें होता है, हथेली पकड़, तलवा पकड़, ठीक है ना, तलवों की पकड़, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, मोरो प्रतिवर्त और बेवेंस्की प्रतिवर्त। ये 9 प्रतिवर्त है। आपके एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि शिशु के विभिन्न प्रतिवर्तों को समझाइए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता दिया डिटेल्स में, समझ गए।